पिछले क्लास में आप लोग भारतीय समाज का विशेषता के बारे में पढ़े थे। तो क्या क्या विशेषता आपको हमने बताया तो पहले क्या बताया था? धर्म उन्मुख, धार्मिक सहिष्णुता, ये सब हम बता चुके हैं। और जाति प्रथा या जाति व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, हाँ एक वर्ण व्यवस्था भी था, और धार्मिक सहिष्णुता हो गया है। और कुछ बताए थे, कितना ही था? आश्रम हो गया, वर्ण हो गया, और ऋण संबंधी विचारधारा, और संस्कार बता चुके थे। और तो कुछ नहीं बताए होंगे? 3 3 6 7 को बताए थे। तो चलिए आज आप लोग समझिए कि परिवार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था क्या है। तो सिंपल, भारतीय समाज का एक मुख्य विशेषता यहाँ का संयुक्त परिवार है। आप अक्सर देखे होंगे कि भारत में ज़्यादातर परिवार आप संयुक्त देखेंगे। संयुक्त मतलब आपका मम्मी पापा, आपका दादा दादी, आपका चाचा चाची, उसका बच्चा, अल्लाह खलना फलना सब साथ में रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार। घों जो परिवार में होता है उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार। लेकिन अरे दुर्भाग्य की बात है कि आज इस परिवार का क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे पतन होते जा रहा है। और ये परिवार आज किस में बदलते जा रहा है? तो एकाही परिवार में बदलते जा रहा है। हाँ, सिंगल परिवार इसको आप लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एकाही परिवार। अब एकाही परिवार में कौन? आपकी समझ गया ना, और आपका बाल बच्चा। बस 5 बात समझ में आया? एकाही परिवार। अरे उल्टा बताएं, क्योंकि आप लोग उल्टा हैं तो आपका आने वाला भी तो उल्टे होगा। कहाँ काटे हैं? काटे नहीं है, इसको साड़ी पहना है। तो बात बुझे। तो एकाही परिवार किसको बोलेंगे? तो आपका जो जीवन साथी होगा वो, और उनका बाल बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एकाही परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होगा? उल्टा इसलिए बोला है क्योंकि आप लोग का दिमाग उल्टा है, इसलिए आप लोग का बच्चा भी उल्टा है। दिमाग उल्टा है इसका। संयुक्त परिवार में कौन कौन होगा? तो आप रहिएगा, आपका मम्मी पापा रहेगा, आपका चाचा चाची रहेगा, और आपका दादा दादी रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं, जो भारतीय समाज का एक मुख्य विशेषता है। बात समझ में आया? लेकिन आप शहर में आप संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है? गांव में। अभी भी गांव में बहुत सारा घर ऐसा जहाँ पे संयुक्त परिवार दिखे। मेरे नानी घर में खुद ही 3 मामा है हमको। अब तीनों का 5-5 को कर लीजिए, 5 दिया और 2 गो नाना नानी, कितना हुआ? 17 आदमी का परिवार है। सोच सकते, बताइए। इसके घर में 30 गो है, आपके घर में 50 गो है। वाह, सौरभ के घर में 50 गो है। कौन है 50 गो? इतना है इसका। तो बात समझ में आया? तो एक विशेषता आपको ये भी बोलना है कि भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता यहाँ का क्या है? संयुक्त परिवार है। हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्य का बात है कि ये संयुक्त परिवार अब किस में बदलते जा रहा है? एकाही परिवार में बदलते जा रहा है। आया समझ में? और एक वो आप लिख सकते हैं क्या? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है? तो आपको पता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म फल जरूर मिलता है। आप कर्म करते जाइए, आपको फल जरूर मिलेगा। फल का चिंता नहीं करना, आपको फल जरूर, जैसा कर्म आप करिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। और हम लोग किस में मानते हैं? तो पुनर्जन्म में भी मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक मनुष्य जो है अपना एक जीवन में अपना पाप को भोग नहीं सकता है, इसलिए उसका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। बात समझ में आया? खत्म। इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय समाज का क्या विशेषता है, तो टोटल लिखना पड़ेगा आपको। चलिए इसको लिखिए, परिवार व्यवस्था लिख करके डैश दीजिए। भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता यहाँ का संयुक्त परिवार है। यहाँ का संयुक्त परिवार है। हाँ, यहाँ का संयुक्त परिवार है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि
वर्तमान में ये इकाही परिवार में बदलता जा रहा है। वर्तमान में ये इकाही परिवार में बदलता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में यह इकाही परिवार में बदलता जा रहा है। किंतु वर्तमान में ये इकाही परिवार में बदलता जा रहा है। हो गया। अगला लिखिए, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत इसमें डैश दे करके लिखिए, भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता, भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ के लोग कर्म सिद्धांत में मानते हैं। यहाँ के लोग कर्म सिद्धांत में मानते हैं, चलिए उपनिवेशवाद लिख करके डैश दीजिए। और उपनिवेशवाद आपका हिस्ट्री में भी है, याद रहे। चलिए समझिए, देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है, ये हिस्ट्री में भी है तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो एक समाजशास्त्री हुए, उनका नाम था आर्गनस्की। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र या राज्य पे कोई बाहरी सत्ता आकर के सत्ता को स्थापित करता है, वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाता है और वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। बात समझ में आया? मतलब वो क्षेत्र उसका क्या होगा, तो उपनिवेश होगा। जैसे भारत जो था वो ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय देशों का क्या था, उपनिवेश था। भारत में उसका क्या स्थापित था, उपनिवेश था। बात समझ में आया? तो कैसे बोलना है उपनिवेश का डिफिनेशन, तो इसमें लिखिएगा, आर्गनस्की के अनुसार उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी बाहरी क्षेत्र या राज्य में बाह्य सत्ता या बाहरी देश के द्वारा अपना सत्ता स्थापित करना और वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देना। इसी को हम क्या इसके नाम से जानते हैं, तो उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। आया समझ में? या आप दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि यदि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कम शक्तिशाली लेकिन प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश पर अपना कब्जा कर लेता है वो लोग, तो उसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं कि वो अपना क्या स्थापित किया है, उपनिवेश स्थापित किया है। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। आया समझ में? आपको दोनों लिखना पड़ेगा अगर फुल में फुल नंबर चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आर्गनस्की के अनुसार उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी बाहरी या किसी क्षेत्र या राज्य में बाहरी देश के द्वारा अपना सत्ता को स्थापित करना और वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देना। आया समझ में? या दूसरे शब्दों में उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली या प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश पर अपना वो कब्जा प्राप्त कर लेता है, अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। आया समझ में? अब भारत में उपनिवेशवाद का स्थापना का क्या क्या कारण था, तो देखिए कारण तो बहुत सारा था, जिसमें से पहला कारण आप कह सकते हैं कि भारत क्या था, प्राकृतिक संपदा से संपन्न था।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो वही जो इसमें टॉपिक में कि भारत क्या था, प्राकृतिक संपदा से संपन्न था। यूरोप में बहुत ज़्यादा क्या था, उद्योग था, और उद्योगों में क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल के लिए उसको सबसे अच्छा कौन मिला, भारत मिला। भारत के साथ और कई सारा देश था, आपका अफ्रीका भी था, आपका वहाँ पे कई सारा भी देश था जहाँ पे वो लोग अपना क्या किया, उपनिवेश को स्थापित किया। अब मेरा सत्ता वहाँ रहेगा तो हमको कुछ भी वहाँ से खरीद बिक्री करने में परेशानी होगा क्या, नहीं होगा। तो एक कारण तो ये था। तो क्या बोलना है आपको, प्राकृतिक संपदा से संपन्न। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि भारत प्राकृतिक संपदा से संपन्न था, भारत प्राकृतिक संपदा से संपन्न था। यूरोप में कई सारा उद्योग था जहाँ पे कच्चा माल का आवश्यकता पड़ता है, और इसको पूर्ति करने के लिए यूरोपीय देश कई देशों को अपना क्या बनाते थे, उपनिवेश बनाते थे। हो जाएगा यहाँ तक में। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो भारत में राजनीतिक में क्या आई, अस्थिरता आई। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात भारत का राजनीति में क्या आया, अस्थिरता आया। इसके सबसे अच्छा लाभ कौन उठा लिया, तो यूरोपीय देश उठा लिया, और वो लोग यहाँ पे आकर के क्या स्थापित कर लिया, अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। हो जाएगा ना। तीसरा कारण हम लिख सकते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में क्या बोलेंगे, देखिए हमारा समाज में कई सारा कुप्रथा था, जैसे दास प्रथा था, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा, इसको कैसे भूल सकते हैं, सती प्रथा था। उसके बाद देवदासी प्रथा था, हाँ कई सारा प्रथा था। तो ये सब इतना सारा प्रथा, काफ़ी सारा कुप्रथा था। भले आज आप लोग दास प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये सब सुनने में हल्का लग रहा हो, लेकिन ये सबका पल्ला बहुत भारी था। बहुत ज़्यादा कष्ट होता था लोगों को ये सबको लागू करने में जब वो लोग इसको निभाता था। तो जिससे समाज में कई सारा हम लोग का क्या था, असंतोष फैला हुआ था, और इसका फ़ायदा कौन उठाया, तो यूरोपीय देश आकर के कर लिया अपना सत्ता को स्थापित। अंतिम में आप कह सकते हैं चौथा कि आर्थिक असमानता। देखिए भारत में उस समय 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास में एक वर्ग ऐसा था जो कि पूरे अमीर था, और एक वर्ग ऐसा था जो कि पूरे गरीब था, जिससे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या था, आर्थिक असमानता था। जिसका परिणाम हुआ कि इसका लाभ कौन उठाया, तो बाहरी देश आकर के उठाया, और यहाँ पे क्या कर लिया, वो कब्जा प्राप्त कर लिया। बोलिए समझ में आया यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत है, लिख लीजिए इसको फटाफट, उपनिवेशवाद लिख करके डैश दीजिए, उपनिवेशवाद लिख करके डैश दीजिए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आगनस्की के अनुसार उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी क्षेत्र या राज्य में बाहरी देश के द्वारा अपना सत्ता स्थापित किया जाना, और वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता ना देना, पैरा चेंज या दूसरे शब्दों में ना देना, पैरा चेंज या दूसरे शब्दों में उपनिवेशवाद का अर्थ है कि जब किसी
उपनिवेशवाद का अर्थ है कि जब किसी शक्तिशाली या समृद्ध देश के द्वारा शक्तिशाली समृद्ध साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी कम शक्तिशाली या प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश पर अपना सत्ता स्थापित कर लेना। चलिए अगला लिखिए, कारण। अपना सत्ता स्थापित कर लेना। अगला लिखिए, कारण। भारत पे उपनिवेशवाद का क्या कारण था? पहला लिखिए, प्राकृतिक संपदा से संपन्न। कारण में पहला कारण लिखिए, प्राकृतिक संपदा से संपन्न। इसमें डैश दे करके लिखिए। यूरोप में कई कल कारखाने थे। जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और ये कच्चे माल के लिए यूरोपीय देशों को ये कच्चे माल के प्राप्ति के लिए यूरोपीय देशों को उन देशों की जरूरत थी जो प्राकृतिक संपदा से संपन्न हो। इसलिए यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अमेरिका एवं अफ्रीका में भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ इसलिए यूरोपीय देश द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अफ्रीका एवं अमेरिका पर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अफ्रीका एवं अमेरिका पर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। अगला कारण लिखिए, अपना उपनिवेश स्थापित किया। अगला कारण लिखिए, राजनीतिक अस्थिरता। औरंगजेब के मृत्यु के बाद औरंगजेब के मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता आई। जिसका लाभ यूरोपीय देशों ने उठाकर
भारत को अपना उपनिवेश बनाया। यूरोपीय देशों ने उठाकर भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अगला लिखिए सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में डैश दे करके लिखिए सत्रहवीं से 18वीं शताब्दी के मध्य 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ थी। भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ थी, जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, इत्यादि इत्यादि। जिस कारण से लोगों में काफ़ी असंतुष्टि थी, लोगों में काफ़ी असंतुष्टि थी, जिसका परिणाम उपनिवेश हुआ, भारत का उपनिवेश बनना हुआ, जिसका परिणाम भारत का उपनिवेश बनना हुआ। अगला लिखिए आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में डैश दे करके लिखिए भारतीय समाज में जहाँ एक और बहुत धनी लोग थे, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग थे जो काफ़ी गरीब थे। हाँ, कई ऐसे लोग थे जो काफ़ी गरीब थे। जिससे समाज में असमानता फैली हुई थी। जिसका परिणाम भारत में उपनिवेश हुआ।